नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। वंदे मातरम। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहाँ आपको तैयारी कराई जा रही है सीटेट 2024। आज का हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अधिगम अक्षमता। इससे पहले कि हम आपको ये बता दें कि आप लोग तैयारी को और भी बेहतरीन करने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे वीडियोस आपको टॉपिक वाइज कंटेंट सहित मिलेंगे, प्लस आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे। आप तैयारी को और भी बेहतरीन करने के लिए वीडियोस देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, तैयारी को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते रहिए हमारे साथ। आज का टॉपिक हमारा अधिगम अक्षमता, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का मतलब होता है अधिगम अक्षमता। देखिए, अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग कैसे होता है। अधिगम अक्षमता भाई ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, दो शब्दों के योग से बना है। अधिगम प्लस अक्षमता, ठीक है। अधिगम का अर्थ सीखने से होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि अधिगम मतलब सीखना और अक्षमता मतलब डिसेबिलिटी, ठीक है। सर्वप्रथम 1963 में सैमुअल क्रिक के द्वारा अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अधिगम अक्षमता के प्रकार पढ़ेंगे, जो कि हर बार यूपी टेट सी टेट हर बार पूछा जाता है। इससे एक से दो क्वेश्चन हर बार बनते हैं। आप चाहे जितनी बार के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, अधिगम अक्षमता से एक क्वेश्चन आना ही आना, फिर चाहे वो सी टेट हो चाहे वो यूपी टेट हो। तो पहला अधिगम अक्षमता कौन सी है? पहली डिसलेक्सिया, दूसरी डिसप्रैक्सिया, तीसरी डिसग्राफिया, चौथी डिसकैलकुलिया, पांचवी अफेजिया और डिसफेजिया। आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग इसका विस्तार पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन। देखिए, पहली आती है पठन अक्षमता। पठन अक्षमता किसको कहते हैं? देखिए, पठन अक्षमता का अभिप्राय पठन विकार होता है। इसके दो रूप कौन कौन से हैं? डिसलेक्सिया और एलेक्सिया। देखिए, जब कोई भी पर्सन एम को डब्लू पढ़ता है, ठीक है, बी को डी पढ़ता है, यानी उल्टा पढ़ता है, तो उसके अंदर क्या चीज़ का है, किस चीज़ की डिसेबिलिटी है? तो उसके अंदर होती है पठन अक्षमता। यानी कि वो जो पढ़ाई करता है बच्चा, तो उसको सही रूप में नहीं बल्कि उसके उल्टे रूप में पढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसे पठन विकार है, इसलिए। तो एलेक्सिया, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया कई बार पूछा जा चुका है, पठन विकार होता है। जिसके अंदर भी ये प्रॉब्लम है, आप जो है उसको पठन अक्षमता यानी कि डिसलेक्सिया होता है। आगे बढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट है लेखन अक्षमता। देखिए, लेखन अक्षमता का अभिप्राय लेखन में कमी निम्न रूप से होती है। मतलब क्या कहने का है कि जब लेखन में कमी हो किसी चीज़ में, तो उसी को अक्षमता कहेंगे। किसी चीज़ की कमी होना ही तो अक्षमता कहलाता है। अगर कोई चीज़ पूर्ण रूपेण है तो उसे कहेंगे कि वो पूरी सही है, लेकिन अगर किसी चीज़ में कमी है तो उसे हम अक्षमता कहेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? अगर किसी को लेखन अक्षमता है प्रॉब्लम, तो अग्रेफिया या डिस्ग्रेफिया। जैसे कोई वाज को सौ लिख दे, उल्टा लिखे, वाज को सौ लिख दे, एम को डब्लू लिख दे, डी को बी लिख दे, उसके अंदर लेखन अक्षमता होती है। अग्रेफिया या डिस्ग्राफिया। लेखन अक्षमता, देखिए, जिसमें ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ तो लिखा ही जाता है ना, ठीक है, तो ग्राफ में लेखन अक्षमता। और एलेक्सिया डिसलेक्सिया यानी कि उसे पढ़ने की बात कही गई है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा आता अंक गणितीय अक्षमता। अंक गणितीय अक्षमता का मतलब होता है अभिप्राय गणित में कुशलता ना होना। ऑब्वियस सी बात है, गणित में अगर कोई व्यक्ति कुशल नहीं है तो उसे क्या है, उसे कैलकुलेशन नहीं आ रही। भाई, अंक गणित में क्या हम लोग देखते हैं, गणित का मतलब ही होता है कि कैलकुलेशन आना। आप लोग गणित को बहुत अच्छी तरह से इसमें अक्षमता जान जाएंगे। जिसको कैलकुलेशन करना ना आए, यानी कि गणित में वो कुशल ना हो, वही अक्षमता उसको होती। उसको कहते हैं डिसकैलकुलिया। जैसे गुणा,
भाग, जोड़, घटाना में गणित संबंधी जो त्रुटियां होती हैं उसी को कहते हैं हम क्या, जो त्रुटियां हो जोड़, घटाना, गुणा, भाग में, उसे हम कहेंगे अंक गणितीय अक्षमता यानी डिस्कैलकुलिया। क्या कहेंगे? डिस्कैलकुलिया। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है मौखिक विकार। मौखिक विकार का कहने का मतलब होता है कि बोलने से संबंधित मौखिक। अब याद होगा हम लोग के मौखिक जो होते हैं, क्या होता है ना कि पेपर ओरली सुनेंगे, ठीक है। तो बोलने से संबंधित समस्या जो होती है भाषा व संप्रेषण यानी कि लैंग्वेज और कम्युनिकेशन अधिगम अशक्तता। जो लैंग्वेज यानी कि भाषा, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन में जो डिसेबल होते हैं सीखने में, लर्निंग में, उसे ही कहते हैं बोलने से संबंधित समस्या। और इसको किस मतलब बीमारी से कहा गया है? तो एक होता है अफेजिया, दूसरा होता है डिस्फेजिया। अफेजिया डिस्फेजिया मौखिक विकार, एलेक्सिया डिसलेक्सिया पठन विकार, अग्रेफिया डिस्ग्राफिया जिसमें ग्राफ बने लेखन अक्षमता, और डिसकैलकुलिया गणित संबंधी प्रॉब्लम, ठीक, कैलकुलेशन वाली। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया का मतलब होता है यह गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है, ठीक। डिस्थीमिया यानी थम के, धीरे धीरे, गंभीर, आपने देखा है कि गंभीर तनाव बहुत धीरे धीरे थम के, ठीक है, ये गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है डिस्थीमिया। इस मनोविज्ञान इसका मनोविज्ञान इस पर मतलब मनोविज्ञान का प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पर पड़ता है। जो डिस्थीमिया होती है, गंभीर तनाव की प्रॉब्लम होती है बच्चे के, तो उसके ऊपर मनोविज्ञान का जो होता है प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पे, बालक के सीखने पे पड़ता है। डिस्थीमिया की अवस्था में व्यक्ति की मनः स्थिति, कौन सी मनः स्थिति, हमेशा निम्न रहती है। कैसी रहती है? निम्न रहती है, क्योंकि उसको गंभीर तनाव, उससे टेंशन ही इतनी ज़्यादा रहती है, ठीक है, तो वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है। आगे बढ़ेंगे। डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया यह एक कैसा विकार है? तो मनोविकार है, ऑब्वियस सी बात है, जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण हैं और बार बार शीशे में देखकर सुधार करना। मतलब डिस्मॉर्फिया का मतलब होता है कि वो चीज़ होती नहीं है जो चीज़ उसे लगती है। आपने आजकल देखा होगा बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है एंग्जाइटी अटैक जिसे कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, एंग्जाइटी कहते हैं। उसमें होता क्या है कि जो चीज़ होती नहीं है एक्चुअल में वो चीज़ लगती है। ऐसा लगता है कि कोई अभी जो है खिड़की पे खड़ा है, गोली मार देगा, गोली मार देगा, ऐसा होता है ना। ये क्या, एक एंग्जाइटी होती है, एक तरह का भ्रम होता है, ठीक है, जो चीज़ वास्तविक में नहीं होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? मनोविकार को डिस्मॉर्फिया। तो उसे ऐसा क्या भ्रम हो जाता है डिस्मॉर्फिया में? जिन लोगों को डिस्मॉर्फिया होता है उन्हें ऐसा लगता है कि उनके शरीर के जो कुछ अंग होते हैं, कुछ ऑर्गन जो हैं वो छोटे हैं या फिर अपूर्ण है या फिर आधे हैं, ठीक है, और वो बार बार अपने आप को शीशे में देखते हैं और फिर उसे सुधार करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्मॉर्फिया। RPWD एक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो 2016 में आया था। देखिए, RPWD एक्ट 1995 के स्थान पर PWD एक्ट 2016 में लाया गया। PWD एक्ट 1995 में था, उसके स्थान पे PWD एक्ट 2016 लाया गया। PWD एक्ट 2016 में PWD एक्ट 1995 में मौजूदा विकलांगता के, देखिए 1995 में हुआ क्या था कि जो विकलांगता के 7 प्रकार थे उसको 2016 के PW एक्ट में बढ़ा करके 21 प्रकार कर दिया गया था, ठीक। 1995 में कितने थे? ठीक है, तो 1995 में 7 थे और फिर 2016 में कितने कर दिए गए? 21। और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि केंद्र सरकार के पास और विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति भी होगी। किसमें कहा गया? RPWD एक्ट 2016 में कहा गया। 1995 में 7 थे, 2016 में 21 हो गए और ये भी कह दिया गया कि अगर और भी विकलांगता के टाइप्स हों तो इसमें जोड़े जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। इसके द्वारा सुझाई गई कुछ युक्तियाँ।
पहला, जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। ठीक है। अगला पॉइंट, स्कूल जाने वाले बच्चों का हर 5 साल में सर्वे करना। तीसरा, कि बुक्स, टीएलएम यानी टीचर टीचर लर्निंग मटेरियल आदि उपलब्ध कराना। ये सब क्या है, ये युक्तियाँ कही गई कि जीवन के हर एक क्षेत्र में समानता होना चाहिए, भेदभाव ना हो, पक्षपात। स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनका हर 5 साल में सर्वे किया जाए। ठीक है, कि वो कितना मतलब एनालाइज किया जाए। आगे थर्ड पॉइंट, की बुक्स और टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो उपलब्ध किया कराया जाए, जितना मतलब चाहिए हो, इनफ हो। अगला है स्वलीनता या फिर आत्म केंद्रिता, ऑटिज्म इसे कहते हैं। देखिए, दोहराव यानी रिपीटेटिव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार यानी बिहेवियर ऑटिज्म कहलाता है, जिसको हम दोहराव की स्थिति कहते हैं। एक ही एक ही पोजीशन यानी एक ही जो चीज़ होती है उसको बार बार दोहराया जाए। आत्म केंद्रिता, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑटिज्म बिहेवियर ऐसे को कहते हैं। यह दिव्यांगता सामाजिक संचार संचार सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों का कारण बनती है। अगला पॉइंट है हमारा गामक या गतिमान अक्षमता यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी। यह क्षमता शारीरिक अक्षमता या मसल्स का सही तरीके से नहीं चलना, शारीरिक अक्षमता या फिर मसल्स जो होती हैं उनका सही तरीके से ना चलना से संबंधित होती कौन सी, गतिमान अक्षमता। जैसे चलना, कूदना, हाथ में कोई वस्तु ना पकड़ पाने की अक्षमता को क्या कहते हैं, गतिमान अक्षमता। ठीक है। शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीएलएम क्या है। देखिए, पहला, शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रोचक, आकर्षक बनाने के लिए जिन साधनों या माध्यमों का प्रयोग किया जाए उन्हें शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है। देखिए, अगर आप टीचर जो टीचिंग करा रहे हैं उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, इजी बनाना है, सरल और रोचक बनाना है, तो उसके लिए जो माध्यम क्रिएट किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, अधिगम सहायक सामग्री कहते हैं। अगला पॉइंट, इससे प्रभावशाली, इफेक्टिव और रुचिकर एवं स्थायी अधिगम होता है। बहुत सही बात है। अगला पॉइंट, इनसे कठिन एवं भूतकाल की घटनाओं को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। इनसे समय की भी बचत होती है। देखिए, टीएलएम जितना सामग्री जितनी अच्छी होती है उतने अच्छे से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से। आगे है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। पहला, इंद्रियों के आधार पर 3 प्रकार की सामग्री होती है। श्रव्य सहायक सामग्री यानी ऑडियो लर्निंग मटेरियल। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे सुनकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। श्रव्य यानी सुनना, सुनकर, अर्थात रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, चलचित्र, इनसे क्या होता है, बच्चे सुनकर चीज़ों को सीख जाते हैं, ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। अगला है दृश्य यानी देखना, दृश्य सामग्री, विजुअल लर्निंग मटेरियल। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे देख कर ज्ञान को अर्जित करते हैं। भाई, श्रव्य में सुनना, दृश्य में देखना। देखने में मतलब श्यामपट्ट पे पढ़ाया जाता है, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, मानचित्र, ग्लोब चित्र, रेखा चित्र, कार्टून, मॉडल, पोस्टर, फिल्म स्ट्रिप्स, ये सब क्या है, देखने वाली चीज़ें। ये दृश्य सामग्री है टीएलएम का। और अगला आता है दृश्य श्रव्य, श्रव्य दृश्य यानी देखना सुनना, जो जिसमें दोनों चीज़ें हों। ऑडियो विजुअल लर्निंग मटेरियल। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे एक साथ सुनकर और देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। इसके उदाहरण क्या हैं, मोबाइल फ़ोन, देखिए देखा भी जाता, सुना भी, कोई भी वीडियो हम चला के देखते और सुनते, दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। टेलीविज़न, कंप्यूटर, चलचित्र, नाटक आदि, यह है दृश्य श्रव्य या श्रव्य दृश्य सामग्री। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।